हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। किसी ने सच ही कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, अब हमारा क्या होगा, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। तो काहे को ले रहे हो टेंशन, जब तक है आपका भाई शुभम। ठीक है, आज का ये क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ये हिंदी का एक मैराथन क्लास है और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा उसका आज मैं 50 नंबर हिंदी में क्लियर कराऊंगा। लेकिन ऐसे क्लियर नहीं होगा कि आपने सुन लिया बस क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो स्टूडेंट नर्वस हैं सर मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या बोर्ड एग्जाम में आएगा, उन सबको मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 हिंदी का। तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है और मैंने स्टार्टिंग में 2 लाइन आप ही लोगों के लिए बोला कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मतलब एग्जाम नजदीक है तो इससे डरिए मत और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा एफर्ट लगाते रहे, हमेशा ट्राई करते रहे। अगर इन्हीं दिनों आप अच्छे से पढ़ ले गए तो भैया बल्ले बल्ले है, अब की बार 95% पार करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले देखो भैया, क्लास 12 हिंदी 2024 50 नंबर बिल्कुल पक्का। ये है इस वीडियो का टाइटल। ये एक महा मैराथन क्लास होगा, छोटा मोटा क्लास नहीं है। ये लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी और 1 घंटे में हम पूरी हिंदी खत्म करेंगे, क्योंकि अब ऐसी ऐसी क्लासेज आपको देखना होगा। छोटे मोटी चीजों से, छोटी मोटी वीडियो से अब कुछ नहीं होगा, अब आपको मैराथन क्लासेस ज्वाइन करना ही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें और दिखा दें कि शुभम सर जो है पढ़ा रहे हैं और हम लोग उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आपके क्लासमेट्स हैं 12th में उनको भी वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे। भाई कुछ भी करना होता है, हमें डॉक्टर बनना है तो हमें डॉक्टरी का सिलेबस जानना होगा। वैसे हमें ये वीडियो अगर पूरा देखना है तो पहले जानिए क्या क्या पढ़ेंगे हम। देखो टॉपिक्स में हम सबसे पहले संस्कृत गद्यांश पढ़ेंगे, पूरे 7 नंबर का आता है। फिर संस्कृत पद्यांश या श्लोक पढ़ेंगे 7 नंबर का, और उन्हीं क्वेश्चन को मैंने लिया है जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर ने दिया है। ठीक है, मतलब आया है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों को पढ़ेंगे 2 नंबर, आपठित गद्यांश 2 नंबर, शब्द युग्म 2 नंबर, अनेकार्थी शब्द 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वाक्य संशोधन 2 नंबर का आता है, रस छंद अलंकार ये भी 2-2 नंबर का आता है, पत्र लेखन 6 नंबर और निबंध 9 नंबर। भैया पूरे 50 नंबर कंप्लीट करेंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे। और अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत के गद्यांश को। ठीक है भैया, संस्कृत है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है संस्कृत गद्यांश। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे हिंदी में सर जी सब तो ठीक है लेकिन संस्कृत नहीं आती, हम पंडित थोड़ी ना है जो हमें संस्कृत ज्यादा आएगी। तो टेंशन मत लो, संस्कृत की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश है 7 नंबर का, ये आपके एग्जाम में टॉपिक आता है। इसमें होगा क्या, आपको एक संस्कृत गद्यांश दिया गया, उसको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। पहले आपको संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। बस हो गया, लेखक तो इसमें होते नहीं भाई। ठीक है, उसके बाद में आपको अनुवाद लिखना है, इसका हिंदी अनुवाद। तो काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सिर्फ आपको क्या करना है, जो जो चैप्टर मैंने बताया है, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, जातक कथा और एक और चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा महत्वम, यही 4 चैप्टर पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे गद्यांश को जो महामना मालवीय चैप्टर का है। तो पहले इसका हिंदी अर्थ में बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका संदर्भ लिखना है, कैसे हिंदी में अनुवाद करना है, ताकि एग्जामिनर बिना सोचे समझे 7/7 आपको देकर जाएगा। ठीक है, देखो
सबसे पहले महामना विद्वान जो है वक्ता थे। वो वक्ता का मतलब होता है भाषणकर्ता या लेक्चरर जिसको बोलते हैं, ठीक है। धार्मिको नेता, वो धार्मिक नेता थे। पत्रकार आश्चित थे, ठीक है। तो महामना जी विद्वान, भाषणकर्ता, धार्मिक नेता और पत्रकार भी थे। इतने सारे गुण थे इनके अंदर, ठीक है। आगे देखिए, परमस्य, परंतु सर्वोच्च गुण, इनका सबसे सर्वोच्च गुण जनसेवा आसीत था। लेकिन इनका सबसे सर्वोच्च गुण जनसेवा था, लोगों की सेवा करना। जैसे कोई गरीब है, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको पैसे दिया जाए, वो सेवा हुआ। आप कोई भी काम इस जनता के हित में कर रहे हैं, गरीबों को दान कर रहे हैं, वो जन सेवा ही होगा, ठीक है। तो करना शुरू कर दीजिए। देखिए, यत्र कुत्राप, जहां कहीं भी, अयम, ये जनान, लोगों को दुखितान, दुखी, पीड़माश्च पश्यत, यानी कि पीड़ित देखते थे, तत्रयो, तभी शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम, सभी प्रकार से, सहायश्च, सहायता करते, अक्रोध थे, ठीक है। तो जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी देखते थे, भैया जी दुखी हैं, तो उनकी सेवा, मतलब उनकी सभी प्रकार से सहायता करते थे। जहां तक हो सकता है वो सहायता करते थे। जैसे कोई गरीब किसी को अगर कुछ देना चाहता है तो भाई जितना उसका बजट होगा उतना ही देगा, ठीक है। कोई अमीर है भाई, उसके लिए 100, 200, 500, 1000 कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग जहां तक हो सकता था वो सहायता करते थे, ठीक है। आगे देखिए, प्राणी सेवा, प्राणियों की सेवा, अस्य, इनका स्वभाव एवासीत था। प्राणी सेवा इनका स्वभाव था, मतलब लोगों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। बहुत अच्छे प्रकृति के थे, ठीक है। आगे देखिए, अद्यास्माकम, आज हमारे मध्य यानी कि हमारे बीच अनुपस्थित, वो अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है। महामना मालवीय स्वयस अमूर्त रूपेण, अपने यश को वो फैलाते हुए, ठीक है। प्रकाशम, यश का प्रकाश वितरण फैलाते हुए। अंधे, जो अंधकार में, ठीक है, तमस, अंधकार में डूबे, निमग्नान, लोगों, जनान, जो अंधकार में डूबे हुए लोग हैं उनको मार्ग दिखाते हुए, देखो सन्मार्ग दर्शन दिखाते हुए, स्थाने, हर एक स्थान पर, जने, हर एक जन के अंदर, हर एक लोग के अंदर उपस्थित हैं। भले ही आज हमारे बीच महामना मालवीय जी नहीं हैं, लेकिन वो अपने अमूर्त रूप का यश फैलाते हुए और अंधकार में डूबे लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए वो स्थान पर और हमारे बीच में आज भी उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका हिंदी मीनिंग। भाई जहां तक हो सकता था मैंने आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास किया। बाकी मैंने चैप्टर्स बता रखे हैं, जाकर पढ़ लो। क्या कर रहे हो भाई, आलस छोड़ो। जो भी मजा लिया, जो भी इंटरटेनमेंट किया, फोन चलाया, गेम खेला, सब अब बंद कर दो, अवॉइड करो इस चीज को और पढ़ाई पे खुद का ध्यान दो। क्योंकि समय ने, अगर अभी आपके पास समय है, अगर समय रहते सुधर गए तो ठीक है, जिस दिन समय आपको सुधारने पर आ जाएगा भैया, उस दिन सब बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो देखिए, इसका सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे हम लोग, संदर्भ, ठीक है। और जो लोग भैया चैटिंग सेटिंग कर रहे हैं थोड़ा कम कर दो, ये लोग आते जाते रहेंगे, बाबू सोना, अभी जो है वही होना, ठीक है। पढ़ाई करो ध्यान से, ध्यान इसी पे लगाओ। एक महीने अगर अच्छे से पढ़ लिए, सोसाइटी में अच्छे से जाओगे, भैया मैं पास हो गया 90%, 80%, ठीक है। और अगर भैया फेल हो गए किसी कारण से, तो वही लोग मजा लेंगे, आप बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो आपके हाथ में है कि आप अच्छे से सीना तान के जाना चाहते हैं कि भैया मुंह लटका के जाना चाहते हैं, ठीक है। पापा कहेंगे भैया जाओ सामान ले आओ बाजार से, अब बाजार जाएंगे, कैसे जाएं यार, अभी सब मजा लेंगे। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करें, वो काम करें जिससे आपका, आपके समाज का, आपके माता पिता का, सबका नाम रोशन हो। यही मैं कहना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले जब आप गद्यांश को सॉल्व करें, ऐसे इसका जो फर्स्ट वर्ड है महामना, डॉट डॉट करके जो लास्ट वर्ड है उपस्थित एवं, इसको ऐसे लिख देना है। बट क्यों लिखना है? एग्जाम में आपको कॉपी में क्वेश्चन में उतारना होगा, ऐसे लिखना होगा। 2 गद्यांश दिए रहेंगे, आपको एक करना होगा। आपने कौन सा किया है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा भाई? तो इसके लिए ये लिखना होता है। देखो मैंने लिखा है महामना डॉट डॉट करके उपस्थित एवं। अब आपको संदर्भ लिखना है, खूब प्यारा से हेडिंग डालिएगा। ये पीला, हरा, नारंगी, बैगनी, ये सब पेन बिल्कुल मत यूज करना, सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक पेन ही यूज करना है आपको। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इतना सा आपको संदर्भ में लिखना है। अगर मान लीजिए संस्कृत भाषा या महत्तम से होता ये, तो तब भी हम यही लिखते, बस चैप्टर का नाम चेंज। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से अवतरित है।
बट यहां पे ध्यान क्या देना, देखो संस्कृत भाग को ब्लैक से लिखना, ब्लैक पेन से, और महामना मालवीय को भी ब्लैक पेन से लिखना, हो सके तो अंडरलाइन कर देना। जितनी सुंदर कॉपी दिखेगी उतना अच्छा एग्जामिनर नंबर देगा, क्यों? ठीक है, क्योंकि ब्यूटी इज ऑलवेज परफेक्ट। भाई सुंदरता, सभी सुंदर चीजों के प्रति सभी आकर्षित होते हैं, तो आपको भी पता है, दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, तो ये हो गया संदर्भ। अनुवाद में वही लिखना है जो मैंने आपको बताया था। देखो थोड़ा अच्छे से, महामना विद्वान, वक्ता, भाषणकर्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था, लोगों की सेवा करना। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था, प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। ठीक है, आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर भी महामना मालवीय अपूर्व रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए, घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं, भले ही हमारे बीच में नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं काम करो ऐसा कि आपके ना रहने के बाद भी लोग आपका नाम ले, जैसे आज महामना मालवीय जी का लिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा काम करो। लाइफ है, एक बार लाइफ मिलती है, खुल के जियो भाई। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, काहे को टेंशन? मान लीजिए हमारी तैयारी ना हुई हो, अभी भी समय है, तैयारी कर लो, टेंशन मत लो। टेंशन बहुत बेकार चीज है। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे खाते हुए चली जाएगी, धीरे धीरे कमजोर बना देगी भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 7 नंबर हमने क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं संस्कृत पद्यांश पे। श्लोक, और श्लोक जो है भैया ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से आता है। किसको नहीं पता है, जो इंटर में है सुभाषित रत्नानी चैप्टर में पूरा श्लोक है, उसी को पढ़ लो, 7 नंबर पक्का। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, 2 चैप्टर ऐसे भी हैं जिसके नीचे एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि 2 ही श्लोक हैं 2 चैप्टर में, नहीं पढ़ सकते, बहुत इजी है। बस ये 7 नंबर आपके हाथ में होता है, सब कुछ सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। मैंने हिंदी के टॉपिक बताए जो फिक्स होता है, सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉब्लम क्या है, आप देर में आते हैं भैया, देर में आएंगे तो प्रॉब्लम आप ही को होगी। तो आज इसीलिए मैं कहता हूं लगातार जुड़े रहे हमसे। देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश 7 नंबर का, ये बहुत ईजी होता है, मैं इसको बहुत ईजी मानता हूं, हमारी नजर में बहुत ईजी है। अब आप कैसा सोचते हैं आप जाने, हम क्या जाने। ठीक है, कुछ तुम जानो कुछ हम जाने। देखो, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादिप सुभाषितम। किस चैप्टर का है? सुभाषित रत्नानी चैप्टर का है। सबसे पहले संदर्भ लिखना है ऐसे। देखो इसका मतलब क्या होता है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती, भाषाओं में सबसे मुख्य, सबसे मधुर और अलौकिक है कौन? संस्कृत भाषा। दिव्य गीर्वाण भारती मतलब जो हमारे देवों की भाषा है संस्कृत। संस्कृत को देववाणी माना गया है कि हमारे जो ईश्वर थे वो संस्कृत में ही बातें करते थे, उनकी वाणी है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम, और इससे भी मधुर इसका काव्य है संस्कृत का, और उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन है। बस हो गया, तो लिख दो संदर्भ पहले, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक, ऐसे या लिख दीजिएगा। चाहे आप पद्यांश लिखे चाहे श्लोक लिखे, एक ही लिखना है, ये ध्यान रखना, दोनों मत लिखिएगा, पद्यांश श्लोक। प्रस्तुत पद्यांश लिखो चाहे श्लोक लिखो, मैंने इसको दोनों को लिख दिया ताकि आप एक इसमें से चूज कर सकें। हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, नामक पाठ से अवतरित है। इसमें भी संस्कृत भाग जो है ब्लैक पेन, ठीक, और सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर का नाम है ब्लैक पेन करके अंडरलाइन कर देंगे, ज्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका संदर्भ हो गया। अनुवाद में ऐसे हेडिंग डालना, देखिए ये इजी होता है, बहुत इजी, और ये फिक्स भी होता है भाई, इस चैप्टर से आना है, मैं बोल दूं समझ लो उसी से आना है, सुभाषित रत्नानी। बाकी 1-2 श्लोक हैं, शायद महामना मालवीय में है, जातक कथा में है, पढ़ लेना। 2 श्लोक पढ़ने में 2 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, हम तो आधे मिनट में पढ़ देते थे। देखो, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, उससे मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से भी मधुर उसके सुभाषित वचन है, यानी कि सुंदर वचन है। ठीक है, बस हो गया, सिंपल सा है। 7 नंबर ये भी कंप्लीट। अब आप कहेंगे सर एक एक पढ़ने से 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा? एक एक से नहीं, आप चैप्टर को पकड़िए, आप जड़ को पकड़िए, उसके ऊंचाई को मत देखिए। मतलब देखो, आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर को पढ़ लो, काम खत्म, 7 नंबर फिक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत टॉपिक है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक।
आपठित गद्या सॉरी मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर का आएगा, इजी होता है। 4 क्वेश्चन रहेंगे, करना आपको एक होगा, नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो येलो कलर से है यही क्वेश्चन रहेगा। अक्ल का दुश्मन होना, आपको अर्थ लिखना और वाक्य प्रयोग करना है। तो अक्ल का दुश्मन होना इसका मतलब होता है अति मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन किसको बोला जाता है? जो बहुत ज्यादा मूर्ख होते हैं, फूल। ठीक है, वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, खूब अच्छे से लिखेंगे। एक बार रजिया ने सुल्तान से कहा, तुमसे तो कोई भी बात करना व्यर्थ है क्योंकि तुम अक्ल के दुश्मन हो, तुम मूर्ख हो। तो भैया जो अक्ल का दुश्मन है वो इस वाक्य में आ चुका है, ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाथ पांव मारना, इसका मतलब होता है अत्यधिक प्रयत्न करना। हाथ पांव मारना, बहुत ज्यादा हाथ पांव मारना, ठीक है, तो अत्यधिक प्रयत्न करना। वाक्य प्रयोग, अपनी बेटी को MBBS में अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए उसके पिता शुभम ने खूब हाथ पांव मारे लेकिन सफल ना हो सके। भैया शुभम आ गए हैं, ठीक है, नाम तो हमारा है बट हमारे नाम के बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, शायद आप में भी से आप में भी हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो हाथ पांव मारना यानी कि अत्यधिक प्रयत्न करना, ठीक। वाक्य प्रयोग देखिए, अपनी बेटी को MBBS में अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए उसके पिता शुभम ने खूब हाथ पांव मारे लेकिन सफल ना हो सके। बहुत हाथ पांव मारे शुभम भैया कि अपनी बेटी को थोड़ा अच्छे स्कूल में ले जाए। हमारी बेटी नहीं है भाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया वाक्य प्रयोग। आप शुभम के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, महेश, सुरेश, मोहन, जो आप चाहें, ठीक है। नाम में क्या रखा है, असली मजा तो काम में है भाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आप लोगों का क्या नाम है भाई, कमेंट कर देना, ठीक है। देखो तीसरा, आगे नाथ न पीछे पगहा। भाई इसको आपने सुना होगा, कहीं कहीं बोला जाता है इसको, आगे नाथ न पीछे पगहा। इसका मतलब क्या होगा, बंधनहीन, कोई आगे पीछे नहीं है, ना माँ है, ना बाप पापा है, ना और सारी चीजें हैं, कोई है ही नहीं, भैया नहीं है, तो वो बंधनहीन है, आगे पीछे कोई नहीं है। आगे नाथ न पीछे पगहा। वाक्य प्रयोग, रामू के कार्यों का अनुसरण मत करो क्योंकि उसके तो आगे नाथ न पीछे पगहा, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है। मतलब रामू भैया के कार्यों का अनुसरण मत करो, उसके ना तो आगे नाथ है ना पीछे पगहा है, कोई आगे पीछे है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा आप मत बनो, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। हो गया ये टॉपिक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपठित गद्यांश। टॉपिक तो नया है और इजी भी है भैया, बहुत इजी है। मैं इसको वेरी इजी की कैटेगरी में रखता हूं, क्यों? क्योंकि आपको गद्यांश दिया गया, उसको पढ़ो और उसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर दो, काम खत्म। उसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नीचे हो सकते हैं 5 नंबर के, या फिर हो सकता है 3 क्वेश्चन दे दिया जाए छोटे छोटे और उसका आंसर देना हो, मतलब किसी भी प्रकार से। लेकिन हमें तो गद्यांश से मतलब है। तो आपठित गद्यांश का मतलब जो आपने नहीं पढ़ा, अनसीन पैसेज इसको बोल सकते हैं हम लोग, इंग्लिश वाला हिंदी में, ठीक है। तो आपको गद्यांश दिया गया, उसको ध्यान से पढ़ना। देखो ये गद्यांश है, कितना बड़ा है ये गद्यांश है, ये आपका गद्यांश है, ठीक है। ये गद्यांश हो गया। इसके नीचे 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, 5 का आंसर दो और 5 नंबर ले जाओ, और 5 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो उसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। पहले हम पढ़ते हैं भाई, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और आप लोग हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं। देखो आपठित गद्यांश को, निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ है। महिलाओं पर यह बात की जा रही है, जो हमारी वोमेन्स हैं, ठीक है, कैसी हैं। लेकिन आज भी दुनिया के हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वो सम्मान घटने लगा। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। मतलब अब जो है महिलाएं, देखो डीएम, एसडीएम, बड़े बड़े पदों पर हैं भाई, ठीक है। हमारी राष्ट्रपति जी भी महिला है, तो अब महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। बट हाँ, अभी भी गांव में ऐसा है कि महिलाएं पीछे हैं, 4 दीवारी के अंदर बंद रहती हैं, कैद रहती हैं, खुद खुलकर जीवन जीने का उनको अधिकार नहीं है जैसे हम लोग जीते हैं। तो वही चीज बात की जाए, अभी देखना, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। गांव में ऐसा नहीं है, शहर में तो महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा की कमी,
जागरूकता की कमी, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे पुरुष रहते हैं महिलाएं भी वैसे रहनी चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। आगे देखो, ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेतों में पुरुषों के बराबर में काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अनिर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है। जरूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती हैं, ठीक है, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण ठीक से लिखिएगा का अर्थ है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और व्यर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाया जाए, ठीक है। ये महिला सशक्तिकरण है। थोड़ा सा और, भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शहरी और ग्रामीण, शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई हैं, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए एक भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। ऐसा होता है कि बेटियों को आने से पहले ही उनको मार दिया जाता है, इसको भ्रूण हत्या बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका गद्यांश था। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन हैं जो इसी से रिलेटेड होंगे, उसका आंसर देना है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग खुद सोचिए, इसमें क्या सही होगा। आप हैं, आप जो है सोच सकते हैं इसके बारे में कि आखिर इसमें कहा क्या गया है, इसका मीन क्या है। इसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे देना भाई, ठीक है, छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। देखो, फर्स्ट है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। आखिर ऐसा क्यों महसूस किया गया कि महिला सशक्तिकरण को लागू किया जाना चाहिए। आंसर दो जल्दी से, जिसको जिसको आइडिया है आंसर दो, क्योंकि आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है, ये समझ लेना। फर्स्ट देखो, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी। दूसरा, वे व्यनिर्भर थी, ठीक है। तीसरा, वे अपने निर्णय लेने में सक्षम थी। चौथा, वे शिक्षित थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी। गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, क्योंकि समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी। महिलाओं को निर्बल बनाया गया, उनको प्रॉपर रूप से विकसित नहीं होने दिया गया, ठीक है, कि आप जो है पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक एक नंबर हम कंप्लीट कर रहे हैं भाई। दूसरा, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। आखिर जो गांव की सोच है उसको बदलने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे ही हाथ में होता है। जनता ही सब कुछ करेगी, ठीक है। सरकार का तो काम है आपको विकास करना। फर्स्ट देखिए, गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराना। सेकंड है सड़कें बनवाना। थर्ड है अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध। फोर्थ है शिक्षा का प्रचार प्रसार। भाई, शिक्षा का प्रचार प्रसार, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। जो लोग सोचते हैं लड़कियां कमजोर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मारे छोरियां किसी छोरों से कम है कि ऐसा सुना होगा आपने, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। शिक्षा का प्रचार प्रसार करने से ही हम ग्रामीण सोच में परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि गांव में अभी बहुत सारे लोग अशिक्षित पड़े हुए हैं। हालांकि सबको मैं नहीं कह रहा हूं, उसमें भी बहुत सारे लोग शिक्षित हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जो अशिक्षित हैं वही महिला सशक्तिकरण को नहीं समझ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, 2 नंबर कंप्लीट, ध्यान। तीसरा देखो, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, यह समाज में किस सोच का परिणाम है। मतलब अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, यह समाज में किस सोच का परिणाम है। देखो, फर्स्ट है पुरातन, सेकंड है सकारात्मक, थर्ड है नकारात्मक, फोर्थ है संकीर्ण। भैया, ये सकारात्मक सोच का परिणाम है। लोग पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, सकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं। ये इसी का रिजल्ट है कि अब बेटियों को लोग बोझ नहीं समझते, क्योंकि बेटियां भी बहुत आगे जा रही हैं। बेटे और बेटियों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितना बेटियों का हक है उतना ही बेटों का हक है। बेटियां नहीं रहेंगी, बच्चे कहां से होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे कैसे पीढ़ी चलेगी, तो बिना बेटियों के कुछ नहीं होने वाला। तो बेटियों को बोझ नहीं समझते, ये समाज में किस सोच का परिणाम है, ये पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच का ये परिणाम है। लोग पॉजिटिव थिंकिंग अब कर रहे हैं। हालांकि निगेटिव थिंकिंग में क्या आता है, अभी बेटी को आने से पहले मार दिया जाता, एमनियोसिंथेसिस करा के। एमनियोसिंथेसिस आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, उल विभेदन। इसमें
जो उलद्रव होता है उसको निकाल कर उसकी चेकिंग कर ली जाती है कि बेटी है या बेटा है, ठीक है, और प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। 4 का देखिए, महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया। मतलब महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति जो है उस पर क्या प्रभाव दिखाई दिया। फर्स्ट है वित्तीय निर्भरता समाप्त, सेकंड है आर्थिक स्थिति में दुर्बलता, थर्ड है व्यर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता, और फोर्थ है वित्तीय ऋण से मुक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता होगी। अगर महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव दिखाई दिया तो वह व्यर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये देखो, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है। मतलब जो महिलाएं होती हैं उनके सशक्तिकरण का जो पक्ष है वो क्या मात्र आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना है। देखो, फर्स्ट है हाँ, इससे वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं। सेकंड है नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। थर्ड है हाँ, इससे वे शक्तिशाली बनती हैं। फोर्थ है नहीं, उनका अर्थ मुक्त प्रतिबोधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, नहीं, उनका अर्थ मुक्त प्रतिबोधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। पांचों का आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शब्द युग्म। आपने नाम तो सुना होगा, शब्द युग्म का मतलब शब्दों का जोड़ा। आपको शब्दों को दिया जाएगा, उसमें गलती भी एज अ गिफ्ट आपको, सॉरी गलती नहीं, वो तो वाक्य संशोधन है। मतलब इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, अब्ज अब्द, इसका सही अर्थ आपको बताना कि आखिर इसका सही अर्थ होगा क्या। जो पहले उसका मीनिंग पहले, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में। आप लोग कमेंट करो, पहले क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आप लोग कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए। देखो क्या है, लेकिन चैटिंग करने से फुर्सत मिले तब ना। ठीक है, मतलब कौन सी, आप लोग YouTube पे भी जब हम पढ़ाते हैं, क्लास देते हैं, तो उसमें भी चैटिंग, खूब चैटिंग हो रही है भैया। ठीक है, लबेरिया हो गया है सबको, तो इन सबसे अभी दूर रहो। एग्जाम आ रहे हैं, लबेरिया का मतलब समझे, लब शब्द। ठीक है, तो उससे दूर रहो और क्वेश्चन का आंसर दो, इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, दिमाग में आपके क्वेश्चन का आंसर फिट होगा। एग्जाम में जाएंगे, आ गया तो आपका दिमाग कहेगा भैया ये आपने पढ़ा था क्लास में, इसको लिख दो, बस हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। देखो, का है कमल और वर्ष, खा है वर्ष और कमल, गा है वृद्ध और जीर्ण, खा है चंद्र और सूर्य। तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, कमल और वर्ष। अब्ज का मतलब कमल, अब्द का मतलब वर्ष, ऑप्शन नंबर का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर हरि, इसका सही अर्थ क्या होगा, जल्दी बताओ। हर हरि, का है शिव और पार्वती, खा है हरण और हरण, गा है शंकर और विष्णु, और घा है विष्णु और शिव। यहां पे शिव लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, शंकर और विष्णु। हर का मतलब होता है शंकर भगवान। ठीक है, हम भक्त हैं महाकाल के, और हरि का मतलब होता है विष्णु। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर गा राइट होगा। तो शंकर भगवान को सभी जानते हैं, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। ठीक है, तो ये गा वाला ऑप्शन सही है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन, अम्ब अम्भ, इसका सही अर्थ क्या होगा, कमेंट करो फटाक से। का है माता और पानी, खा है आकाश और स्वर्ग, और गा है माता और पिता, घा है देवी और देवता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, देवी और देवता। अम्ब का मतलब देवी, अम्भ का मतलब देवता। ठीक है, तो घा वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अभी तो शुरुआत है, मैंने कहा ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, क्वेश्चन के साथ आंसर भी है। देखो, अनेकार्थी शब्द, छोटे छोटे थे तो इसको पर्यायवाची शब्द बोला जाता था, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, उसी को अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे तरीका को हम विधि भी बोलते हैं, प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने का तरीका, प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने की विधि। ठीक, तो विधि तरीका, ऐसे ही एक से शब्द के कई अर्थ होते हैं। देखो, जैसे अरुण, अरुण को हम क्या क्या बोलते हैं, आपको सिर्फ येलो कलर से जो लिखा है यही क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर देना होगा। देखिए, अरुण को प्रातः का सूर्य, इसको अरुण बोलते हैं, सूर्य का सारथी और हल्का लाल रंग, ये अरुण कहलाता है। मतलब इसके और भी नाम है, ये 3 नाम है। बाय द वे आपको लिखना तो 2 ही है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। क्वेश्चन 3 रहेगा, करना 1 होगा, और एक शब्द के 2 अर्थ लिखना होगा। कितना इजी है भाई, आप खुद ही समझ सकते हैं। दूसरा गरल, गरल को कौन कौन सा नाम है, जहर या विष बोलते हैं, घास का बंधा हुआ पूला। ठीक है, तनु, तनु को हम पतला बोलते हैं, शरीर बोलते हैं, स्वभाव बोलते हैं, सुकुमार बोलते हैं। ये तनु के अनेकार्थी शब्द हैं।
बस हो गया। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन है, कनक है, बादल है, और भी कई क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। ये हिंदी की कोई पहली क्लास नहीं है, मैंने आपको हिंदी की और भी क्लासेस प्रोवाइड कराई है, नहीं देखा है गलती आपकी है, ठीक है, तो उसको जाकर देख लेना। बस सर्च करो यूट्यूब पर क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, सिर्फ ज्वाइन करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भैया, इनको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, वही हिंदी में है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, स्त्री जो अभिनय करती है उसको क्या बोलेंगे? जो अभिनय करती है, एक्टिंग करती है, उसको हम लोग अभिनेत्री बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक शब्द में वही चीज है, जो स्त्री अभिनय करेगा उसे अभिनेत्री बोलेंगे, जो पुरुष अभिनय करेगा उसे अभिनेता बोलेंगे, बस हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जिसे सहन न किया जा सके वो असहनीय होगा। ऐसा दर्द है भैया कि सहन नहीं किया जा सकता, ये असहनीय है, ठीक है। तीसरा, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ इस प्रकार से लिखिएगा भाई थोड़ा सा, ठीक है, तो उसे सत्यनिष्ठ बोलेंगे। जिसका सत्य में दृढ़ विश्वास हो वो सत्यनिष्ठ होगा, बस हो गया, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है। इस समय बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और टाइम जो है इस टाइम बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है, एग्जाम टाइम आ रहा है। और अगर आपने पहले और अच्छे से पढ़ा होता तो आज आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी तैयारी 90% हो चुकी है, 10% वो जब चाहेंगे तभी हो जाएगी, ठीक है। वाक्य संशोधन 2 नंबर का आता है, देखो इसमें गलती, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है येलो वाला, मुझे भारी दुख हुआ, इसमें गलती रहती है, आपको सही करके लिखना है। तो यहां पे ये गलत है, ये सही है, तो सही वाला व्हाइट से लिखा है, ये आपको लिखना होगा, और गलत वाला येलो से लिखा है, जो लिखा हुआ मिलेगा एज अ गिफ्ट। देखो मुझे भारी दुख हुआ, इसका सही होगा मुझे अत्यधिक दुख हुआ। भारी नहीं होता है, अत्यधिक दुख होता है, इस प्रकार से लिखोगे, दैट्स अ बेटर। दूसरा, तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, नहीं तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, मांगना को मांगनी कर दो, बस सही हो गया। तीसरा, कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें। भैया कृपया और कृपा दोनों साथ में नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पे एक ही लिखना है, तो आप ही यह बताने की कृपा करें, बस हो गया, ये सही है। क्या है, सिंपल रहा है। तो ये तीनों क्वेश्चन थे येलो वाले, तीनों में गलती थी, हमने व्हाइट वाले से कर गलती को व्हाइट कर दिया, व्हाइट वॉश, ठीक है, धो दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, इनका नाम है रस। रस में हम लेकर आए हैं वीर रस को। हालांकि आप लोग कहेंगे सर हास्य रस, करुण रस, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था रस छंद अलंकार इन वन वीडियो, तीनों को एक वीडियो में पढ़ाया है, वो अगर आप देख लेते हैं भैया, ये 6 नंबर आपके हाथ में, बिल्कुल सिंपल सा 6 नंबर, कोई काट ही नहीं सकता। तो सर्च करो यूट्यूब पर, अभी देखने के बाद इसको रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, वहां से देख लोगे भैया, 20 मिनट का वीडियो आपका 6 नंबर कंप्लीट करा देगा, परसेंटेज में बोले तो 1% से भी ज्यादा, ठीक। चलिए देखते हैं, वीर रस को यहां पे पढ़ लेते हैं। यहां पे तो हमने एक रस, एक छंद, एक अलंकार लिया है, लेकिन वहां पे मैंने सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार मैंने बता रखे हैं, ठीक है। देखो, जब किसी वीर रस, जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे अस्थाई भाव, उत्साह की अनुभूति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। जब किसी रचना या वाक्य से हमें वीरता या अस्थाई भाव, उत्साह का बोध हो तो वहां पे वीर रस होता है। वीर रस का अस्थाई भाव, उत्साह होता है। इसका दूसरा डेफिनेशन मैं बता देता हूं, लिख लीजिएगा, ऐसे लिखना, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है, बस हो गया। लिख दो उदाहरण, देखो, साज चतुरंग शयन अंग में उमंग धारी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनद नाद बिहन नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी कहेंगे ब्रिलियंट सर मैंने तो दूसरा एग्जाम्पल याद कर रखा है। भैया एग्जाम्पल में कुछ नहीं रखा, जो आपको याद है वो लिखो। अलग अलग बुक में अगर आप वीर रस को पढ़ोगे अलग अलग एग्जाम्पल दिया रहेगा, जो इजी है बस वो वीर रस का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वीर रस की जगह पर हास्य रस का चिपका दिया, भाई गलत हो जाएगा। तो आप लोग एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं, हमने जो एग्जाम्पल लिया है इसको लिखिए, चाहे कोई दूसरा लिखिए, जो आपको याद हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही लिखो,
ऐसी जबरदस्ती नहीं है। तो साज चतुरंग सैन यंग में उमंगधारी सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषद भूषण भनद नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। बस हो गया। नेक्स्ट रस हो गया। हास तो रस करुण रस को देखना तो उस वीडियो को जाकर देखो जो मैंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन छंद पे आते हैं। छंद भी 2 नंबर का आता है। इसमें हमने ले रखा है शोरठा को। हम आपको मात्राएं गिनना भी सिखाएंगे और जब तक हम नहीं जाएंगे जब तक आपको टॉपर नहीं बनाएंगे। ठीक है, देखो सोरठा हम पढ़ेंगे। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में कितना 11-11 मात्राएं याद रखना। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। ये दोहे का उल्टा होता है। दोहे में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 होता है, लेकिन यहां पे पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। ये दोहा का सेम उल्टा होगा, ये होगा सोरठा। उदाहरण देखो। उदाहरण में राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ पार नेत नेत नित निगम कह। देखो इसमें मात्राएं गिनना है, आपको ध्यान से समझना। हम गिन के बताते हैं आपको। राम में रा पर आ का मात्रा लगा है, 2 मात्रा इसको गिना जाएगा क्योंकि रा पर आ का मात्रा है। मां अकेले हैं तो सिंगल है भैया, सिंगल का ये जानते ही साइन। सा में 1, ठीक है। इसमें कितना होगा देखिए, इसमें आपका पा में 1 होगा, तू में 1 होगा, हा में 2 होगा और रा में 1 होगा। तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9 और 2 इसमें होगा। ठीक है, 11 हो गया हमारा। ठीक है, ये मात्रा हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट बयन में 1 1 2 1 3 सब सिंगल हैं। इसमें 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13। तो देखिए पहले चरण में 11 हो गया, दूसरे में भी पहले और तीसरे में 11-11। अब तीसरा गिनते हैं। देखो 1 बा पर छोटी का मात्रा लगा तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो पहले तीसरे में 11-11 हो गई, बस हो गया। अब दूसरे में 13 था और चौथे में भी 13 होना चाहिए, उसको भी गिनते हैं। ये ने पर ए का मात्रा है आएगा तो 2 होगा। ती पर छोटी का मात्रा 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। तो पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। तो ये होगा सोरठा। सिंपल सा है। ठीक है, बस हो गया। अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल याद है लाकर लिख दो, बस जो आपको याद हो। ठीक है, एज योर विश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नोट कर लो आप लोग। थोड़ा सा मैं साइड में होता हूं, आप लोग पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलंकार। अलंकार में मैंने लिया है अनुप्रास अलंकार को। तो देखो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। वो अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, एक ही वर्ण बार बार आए, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, जल थल में। ठीक है, ऐसे। तो देखिए इसमें चा वर्ण कई बार आया। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चा वर्ण कई बार आया है, यानी कि एक ही वर्ण कई बार आया है। तो यहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा। स्पष्टीकरण में लिख देना ऐसे हेडिंग डाल के, इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। तो वो अलंकार जिसमें एक ही वर्ण बार बार आए वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। बस हो गया। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार। पूरा अलंकार देखना है भैया, वो वाला वीडियो देख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है पत्र लेखन, और इसमें एक पत्र मैंने दिया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। देखो क्या है, 6 नंबर का आता है भैया। मिस बिल्कुल मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी जनरेट। देखो, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब आपके एरिया में संक्रामक रोग लगातार बढ़ रहे हैं, आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना है। कैसे लिखोगे बताते हैं भाई। देखो, सेवा में सबसे पहले उनको रेस्पेक्ट दो, सेवा में। फिर लिखो, किसको लिख रहे हैं आप? मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। मान लीजिए आप मेरठ से हैं तो यहां पे मेरठ लिख दिया हमने। तो सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ, मतलब सेवा में आपने लिखा। फिर नीचे आप किसको लिख रहे हैं वो लिखना है, फिर विषय लिखना है। आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं तो विषय हेडिंग डालो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो संक्रामक बीमारी है उसकी दवाइयों का अभाव है, उस पर हम
लोग लेटर लिख रहे हैं, तो वो आपको विषय में लिख देना है। फिर महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम को यहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देखो हम लिख रहे हैं, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू ज्वर, मलेरिया, टीबी तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अपनी प्रॉब्लम को लिख देना, सबसे पहले सेवा में लिखकर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखना है, फिर विषय लिखना है, फिर महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम को लिखना है। लेकिन अभी प्रॉब्लम हमारी खत्म नहीं हुई है। अभी देखो इधर आपको तो एक ही पेज में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, लेकिन हमारे में जितना जगह रहेगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो, आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वही डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को इलाज है तो बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही है जो आम जन की पहुंच से बाहर है। भाई जिसके पास पैसा है वो तो दवाइयों को ले लेगा, 1000 2000 जितने का भी होगा, और जो लोग 200 300 में काम कर रहे हैं दिन भर, वो पैसा कहां से लाएंगे कि 2 हजार 3 हजार की दवा ले लें। पता लगेगा 10 दिन का उनका काम का जो पैसा था सब इसी में लग गया। तो सरकारी जो अस्पताल है उसमें दवाइयों का अभाव है, तो उस पर लिखना है। मतलब जो आम लोग हैं उनके लिए पहुंच से बाहर है, जो बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं, इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही है। इतना हो गया, आपने अपने प्रॉब्लम को महोदय लिखकर एक्सप्लेन कर दिया। अब उनसे अनुरोध करो, रिक्वेस्ट करो। देखो, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ ले सके। धन्यवाद सहित आपको थैंक यू बोलना है, लेकिन हिंदी है भैया तो धन्यवाद, ठीक है। फिर दिनांक ऐसे केवल लिख दीजिएगा, डेट मत डालिएगा। फिर भौतिक लिखकर का खा गा लिख दीजिएगा, नाम मत लिखिएगा, ठीक है, किसी का भी नाम नहीं लिखना है। पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री। तो ये आपका हो गया पत्र लेखन। सबसे पहली चीज पत्र लिखने का तरीका समझ लो। सबसे पहले प्रार्थना पत्र था, हमने सेवा में लिखा। किसको पत्र लिख रहे हैं? मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, वो लिखा। विषय क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पर आप पत्र लिख रहे हैं उसको लिखा। महोदय लिखा और अपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दिया, यहां तक मेरा प्रॉब्लम था, देखो यहां तक प्रॉब्लम था। फिर हमने क्या किया? हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले, हमने रिक्वेस्ट कर लिया। फिर थैंक यू बोलो और दिनांक लिखो। इधर भौतिक लिखकर काखागा लिख दो, आपको नाम नहीं लिखना, बस हो गया, ठीक है। तो ये आपका पत्र लेखन था। चलिए अपने लास्ट टॉपिक देखते हैं, निबंध। आखिर उसमें क्या लिखना है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है निबंध। और हम निबंध एक ऐसे टॉपिक पर लेकर आए हैं भैया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उठा लो प्रीवियस ईयर पेपर और देख लो, ये निबंध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निबंध का नाम है विज्ञान वरदान या अभिशाप। जो साइंस है ये बून है या कर्स है, ये वरदान है या अभिशाप है, इस पर निबंध लिखना है। हालांकि ये वरदान भी है हमारे लिए भाई, हम फोन चला रहे हैं, जो मैसेज हमें पहुंचाने में 10-10 दिन लग जाते थे, अब मैसेज किया व्हाट्सएप पे पहुंच गया। और ये अभिशाप भी है, वो अभी मैं बताऊंगा। देखो, कोई भी निबंध लिखो, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना रहता है, लास्ट में उपसंहार और बीच में आपको उससे रिलेटेड हेडिंग डालना होगा, ठीक है। देखो, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और इसमें हम विज्ञान के बारे में लिखेंगे। देखो, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से ही परिचालित हैं। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है। विज्ञान ने आज आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है, ठीक है। विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप, अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा, ठीक है। यह आपका प्रस्तावना हो गया। आखिर व्हाट इज साइंस, एंड इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब विज्ञान वरदान के रूप में, आखिर ये वरदान क्यों है हमारे लिए, ये पहले हेडिंग डालेंगे। फिर हम अभिशाप के रूप में भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध लिख रहे हैं। देखो, वरदान के रूप में क्यों है आखिर ये वरदान हमारे लिए। देखो, आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। मतलब सोने से लेकर जागने तक जितने भी कार्यकलाप हैं हमारे, सब विज्ञान से ही संचालित होते हैं, ठीक है। ठीक, आगे देखिए।
प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर, यहां तक कि शीशा कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो, आज जितने भी साधन है हमारे पास सब विज्ञान की ही देन है। ठीक है, मतलब भैया प्रकाश, आप लाइट यूज करते हैं जो हम भी अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, पंखा, पानी, जल ही जीवन है, पता है, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर, जो भी है, और जो शीशा कंघी भाई हम हेयर स्टाइल अपना संवारते हैं, वो सारी चीजें विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ना होती तो ये सब हमारे पास कैसे आते? लाइट तक को तरस जाते, आप अंधेरे में कार्य करना पड़ता। तो ये सब विज्ञान की ही देन है। विज्ञान के इस विविध वरदान की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्न है, और विज्ञान का जो वरदान है ये कई क्षेत्रों में है। देखो, सबसे पहले यातायात के क्षेत्र में देखते हैं, यहां से वहां जाने के लिए विज्ञान के उपयोगी है। देखो, प्राचीन काल में वर्षों मनुष्यों को लंबी वर्षों यात्रा तय करने में लग जाता था। पहले क्या होता था, लंबी यात्रा तय करने में हमें सालों लग जाते थे, 6 महीने लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर बहुत ही शीघ्र पहुंचा जा सकता है। मतलब कितना भी दूर हो हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। किसके माध्यम से? आप कार ले लीजिए, बस ले लीजिए, और यहां और ज्यादा दूर है तो हेलीकॉप्टर से चले जाइए, क्या प्रॉब्लम है भाई, आसमान में, ठीक है, उड़ते उड़ते काम हो गया। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार को भी कायापलट हो गई है। भैया जितना ज्यादा यातायात में प्रोग्रेस होगा उतना ज्यादा हमें व्यापार में भी फायदा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यातायात के क्षेत्र में, अब संचार के क्षेत्र में सबसे मेन क्षेत्र मुझे यही लगता है। देखो, बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाया जा सकता है। मतलब संचार के क्षेत्र में इसका काफी बड़ा योगदान है। पहले हमें मैसेज करना होता था तो हम चिट्ठी लिखते थे, पोस्टमैन ले जाता था। अब क्या होता है, डायरेक्ट व्हाट्सएप किए भैया, कुछ ले जाने की जरूरत ही नहीं है, काम खत्म हो गया। ठीक, तीसरा देखिए, दैनिक जीवन में डेली जो रूटीन है उसमें भी हम यूज करते हैं। देखो, विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है, बढ़ा लिख दीजिएगा, बहुत बढ़ा दिया है। वो हमारे कपड़े धोती है भैया, वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है हमारी, गर्मी सर्दी दोनों में समान रूप से हमारी रक्षा करती है। ठंडी गर्मी में आप लोग एसी चला लीजिए, ठंडी में आप गीजर का यूज कर लीजिए, ठंडी लग रही है नहाने में तो, ठीक है। आज की समस्या औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर है। सब कुछ दैनिक जीवन में भी विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। अभी आप लोग कहेंगे सर इसका अभिशाप क्या है, क्या नुकसान है हमें इससे? नुकसान भी हो सकता है, होगा, अभी देखना। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है भाई, ठीक है। पहले अगर कोई ऋषि मुनि या कोई वैद्य जो होते थे, आपको दवा दिए, सही हो गए तो सही हो गए, नहीं तो भगवान को प्यारे हो गए, काम खत्म। अब तो ऐसी ऐसी दवाएं हैं कि आप बड़े से बड़े रोग को बहुत जल्दी सही कर सकते हैं। देखो, मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, क्षय, टीबी, हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। ये सब विज्ञान की ही देन है। चौथा, पांचवा, औद्योगिक क्षेत्र में भी विज्ञान का काफी योगदान है। व्यापार औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया है, जिसमें श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में संभव हुआ है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है कारखानों में, जहां पहले लोग उसमें काम करते थे, अब मशीनें काम कर रही है, मानव से ज्यादा जल्दी काम हो जाता है। तो भैया वो हमारे लिए योगदान काफी ज्यादा। कृषि के क्षेत्र में लगभग 139 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो ये भी विज्ञान की ही देन है। पहले लोग क्या करते थे, बैल ले लेते थे, उसको खेत जोतते थे। अब क्या है भैया, ट्रैक्टर आ गया, एक से एक यंत्र आ गए हैं जिसकी सहायता से आप खेती भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सारी सुविधाएं हमें विज्ञान दे रहा है। अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी योगदान है। आज हम पढ़ा रहे हैं, आप घर बैठे पढ़ रहे हैं आराम से, यहां पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, किसकी देन है? विज्ञान की देन है। ना आपके पास फोन होता और ना हमारे पास ये बोर्ड होता, कैमरे होते, तो हम कैसे आपको पढ़ाते भाई? तो ये सारी चीजें विज्ञान की ही देन है। शिक्षा के क्षेत्र में मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि, मतलब जो मुद्रण है, फोटोकॉपी पे निकालना और सारी चीजें, जिससे बुक्स को काफी मात्रा में बनाया जा सका है, जिससे हमें पढ़ने में भी आसानी होती है। फोन
आपको दिया गया स्मार्टफोन, इससे आप पढ़ रहे हैं, आसानी है। घर बैठे ठंडी लग रही है भैया, ठंडी में कहीं जाना भी नहीं चाहते तो आराम से पढ़िए, फोन ले लीजिए, सर्च कर लीजिए, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, पढ़ लीजिए, काम खत्म। कितना इजी हो गया सब कुछ ना। चौथा नेक्स्ट 8 नंबर, मनोरंजन के क्षेत्र में चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, डीवीडी आदि ने इस दिशा में क्रांति ला दी है, मनोरंजन में भी है। नेक्स्ट हमारा, ये तो सब वरदान हो गए, अब अभिशाप क्यों है हमारे लिए, आखिर ये क्यों अभिशाप है, क्यों कर्स है? देखो ध्यान देना, ध्यान से समझना। देखो विज्ञान अभिशाप के रूप में, विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है, मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रकृति भी है और असुरी प्रकृति भी। सामान्य रूप में जब मनुष्य की दैवी प्रकृति प्रबल रहती है तो वो मानव कल्याण से कार्य किया करता है। अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंसक शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। जहां एक और विज्ञान ने मानव जीवन की अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की है, वही दूसरी ओर विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण और असुरक्षित हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं, तो औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी कर दी है। साथ ही गैसों के रिसाव से अनेक व्यक्तियों के प्राण भी जा चुके हैं। मतलब भैया ऐसे ऐसे गैस बना दिया गया है कि उससे मनुष्य के प्राण जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बॉम्ब बना दिया है कि बमबारी करके एक देश को ही नष्ट कर दिया जा रहा है, उसमें लोग की मृत्यु हो जा रही है। ऐसे ऐसे यंत्र बना दिए हैं। आप लोग सोचते हैं कारखानों में पहले आदमी काम करते थे, अब मशीनें आ गई। भाई मशीनों से निकलने वाला धुआं जो है वो पर्यावरण को प्रदूषित भी तो करता है, तो हमारे लिए हानिकारक भी है। आप लोग बिजली यूज करते हैं और गलती से कहीं बिजली छू लिए भैया, गलती से कटा था तार, छू लिए, टाई फिश, काम खत्म हो गया। क्या है? तो यही सारी चीजें अगर वो हमारे लिए वरदान है तो हमारे लिए अभिशाप भी है। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन इसका मिस यूज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कम उम्र में अश्लील दृश्य देखकर। तो ये सारी चीजें भी प्रॉब्लम है हमारी, तो ये हमारे लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, उपसंहार, लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार। देखो विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है। आप सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं विज्ञान के द्वारा, और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकते हैं। मैंने कहा ये दो धारी तलवार है, आप इससे अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और अपने हाथ पैर जो भी जाए काट भी सकते हैं। इसमें दोष तलवार का नहीं है, उसके प्रयोगता क्या है। इसमें दोष विज्ञान का नहीं है, आप कैसे यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, समझ में आया? देखिए विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि की समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। विज्ञान जो है हमें बहुत सारी चीजें उसने दिया है, वो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी है जिससे हमें नुकसान भी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध, और ये हमारे हिंदी का लास्ट टॉपिक था। आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा, और ये एक मैराथन क्लास था। जिसने भी लास्ट तक देखा होगा भाई, पूरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही क्लासेस जाती रहेंगी, क्योंकि मैं कहता रहता हूं अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे एग्जाम आते आते बहुत सारी क्लासेस आपको दी जाएगी, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। इन्हीं लाइनों के साथ आज का ये क्लास फिनिश होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।